हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में। और आज हम हिंदी का मॉडल पेपर लगाने वाले हैं, जो कि मॉडल पेपर हमारा नंबर 3 है। इससे पहले हमारी 2 क्लास आ चुकी हैं हिंदी के मॉडल पेपर की, उन्हें भी देख लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध बताना है इसमें। तो अशुद्ध कौन सा है हमारा। तो इसमें हमारा दिया गया है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि इसमें दिया गया है पुष्पांजलि, जो कि हमारा शुद्ध दिया गया है। पुष्पांजलि शुद्ध है। पुष्पांजलि शुद्ध है। उज्ज्वल शुद्ध है। और भास्कर भी शुद्ध है। जबकि निरपराध हमारा गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर बनेगा हमारा निरपराध। निरपराध हमारा राइट आंसर बनेगा। तो निरपराध हमारा शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो निरपराध लिखा जाता है हमारा निरपराध। निरपराध इसमें रै पे आ की मात्रा नहीं लगती, जिसमें जबकि इसमें रै की मात्रा पे रै पे आ की मात्रा लगी है, तो ये हमारा शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 में। अमृत का पर्यायवाची रसाल नहीं है। अमृत का पर्यायवाची रसाल नहीं है। तो रसाल किसका पर्यायवाची है। रसाल पर्यायवाची है आम का। रसायल आम का पर्यायवाची है। जबकि सुधा, अम्लीय और मधु ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में वाक्य में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाला वाक्य है इसमें। इसमें पहचानना है राम खाना खाता है। राधा कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राम ने रावण को मारा। माँ अपने बच्चे को मारती है। तो इसमें संबंध कारक किसमें बता दिया गया है। तो इसमें संबंध दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, क्योंकि इसमें संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। का इसमें संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रेखांकित किए हुए भाग का कौन सा पदबंध है। रेखांकित किए हुए भाग का कौन सा पदबंध है। रेखांकित किए हुए भाग का कौन सा पदबंध है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है। तो इसमें कौन सा पदबंध है। देश भर के युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। देश भर के युवा, तो ये कैसा कैसा पदबंध है। ये एक संज्ञा पदबंध है। देश भर के युवा एक संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कर्मवाच्य पहचानना है। कर्मवाच्य कौन सा है। तो कर्मवाच्य कौन सा है। पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है, यह एक कर्मवाच्य है। पत्र लिखा जाता है, यह कर्मवाच्य है। पत्र लिखा जाता है कर्मवाच्य। जबकि राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, वाक्य कृतवाच्य तथा मुझसे बैठा नहीं जाता है, भाववाच्य है। राम पुस्तक पढ़ता है, यह कृतवाच्य। सीता पत्र लिखती है, यह कृतवाच्य। जबकि मुझसे बैठा नहीं जाता है, भाववाच्य है। तो कर्मवाच्य उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा। स्त्रीलिंग की पहचान होती है हमारी कैसा और कैसी से। तो वेदना कैसी है। वेदना कैसी है, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है। वेदना कैसी है। जबकि अध्याय कैसा है, नेत्र कैसे हैं और त्याग कैसा है, यह एक पुल्लिंग शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेदना कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। क्रिया विशेषण पदबंध पहचानना है हमें। तो क्रिया विशेषण पदबंध क्या होगा। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाँव है। उस पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाँव है, यह इसकी विशेषता है। तो इसका पदबंध बनेगा उस पहाड़ी के पीछे, ऑप्शन नंबर ए, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई है। तो वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं मानी गई हैं। 10 दशाएं। वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं मानी गई हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण, कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि और जड़ता और मरण, ये वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशंसूचक विस्मादिबोधक अव्यय नहीं है। प्रशंसा सूचक इनमें से कौन सा प्रशंसा सूचक विस्मादिबोधक अव्यय नहीं है। तो कौन सा नहीं है। प्रशंसा में साधु साधु प्रशंसा सूचक है, सुंदर प्रशंसा सूचक है, शाबाश प्रशंसा सूचक है। जबकि बाप रे बाप, एक प्रशंसा सूचक अव्यय नहीं है। तो यह कैसा अव्यय है। तो यह एक शोक सूचक विस्मादी अव्यय है। शोक सूचक, यह एक शोक सूचक विस्मादिबोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। बौरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरतही बान की वायु उड़ाए लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथही में, ये पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है। तो इसमें एक शब्द दिया गया है कुठार की धार। कुठार की धारण बारनबाजी, तो ये एक इस तरह का उदाहरण है। यह होगा रौद्र रस का उदाहरण है।
जहाँ पर भी कुठार धार ये सभी रौद्र रस में आते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह एक क्रोध रस का उदाहरण है जहाँ किसी विरोधी दुष्ट अपकारी के कार्य करने या चेष्टाओं से क्रोध नामक अस्थायी भाव जागर होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। उपविराम का चिन्ह, उपविराम का चिन्ह है उपविराम, तो उपविराम का चिन्ह कौन सा है हमारा? तो उपविराम का चिन्ह ये होता है हमारा, उपविराम का चिन्ह है, यह एक उपविराम का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं? ये कौन से काल के कवि हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 में बनेगा, यह एक भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के संत कवि हैं, ये भक्ति काल के संत कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बताना हमें, ये सही संधि विच्छेद बताना है हमें, अजंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इसका अजंत के लिए सही संधि विच्छेद बनेगा अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसमें, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, यह एक अजंत का सही संधि विच्छेद होगा। जबकि व्यंजन संधि का उदाहरण है यह, व्यंजन संधि का, क्योंकि इसमें आधा बनाया है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किसके प्रयोग से, किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है? एक वचन में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 14 बनेगा प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? क्षणिक का विलोम शब्द बताना है क्षणिक का। क्वेश्चन नंबर 15 में क्षणिक का विलोम शब्द, क्षणिक का विलोम शब्द बनेगा, एक तो होता है क्षणिक, उसका बनेगा शाश्वत, हमेशा के लिए शाश्वत, शाश्वत बनेगा क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, बाकी में त्रुटि सुधार है। यद्यपि वह बीमार था तद्यपि वह मेला गया, इसका राइट आंसर बनेगा, इसमें शुद्ध शब्द बताना है, इसका शुद्ध शब्द क्या बनेगा? तो इसका शुद्ध शब्द इसमें दिया गया है यद्यपि, और इसमें दिया है ए में दिया गया है यद्यपि वह बीमार था, यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, ये भी इसमें सही नहीं बनना। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था तथापि, यद्यपि, इसके ये राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यद्यपि के साथ हमेशा तथापि लगाते हैं, यद्यपि के साथ तथापि लगता है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, वह मेला देखने गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर, तो इसमें कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 17 में अलंकार बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 में अलंकार बताना है, तो इसमें है हमारा यमक अलंकार, इसमें है हमारा यमक अलंकार, यमक अलंकार, इसमें दिया गया है एक, इसमें दिया गया है हमारा मन का, एक हमारा मन का ये दिया गया है, एक हमारा मन का ये दिया गया है, एक हमारा मन का ये, एक हमारा मन का है, जहाँ इसका अर्थ अलग अलग है, जहाँ एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, ये यमक अलंकार होता है, तो इसका अर्थ है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? हास्य, हास्य का विलोमार्थी शब्द बताना है, हास्य, क्वेश्चन नंबर 18 में हास्य विलोमार्थी शब्द, क्वेश्चन नंबर 18 में हास्य विलोमार्थी शब्द, हास्य विलोमार्थी शब्द होता है रुदन, मतलब रोना, हंसना रोना, रुदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो अनिश्चयवाचक होता है कोई, में देगा है कोई शब्द, कोई एक अनिश्चय ही तो है कोई, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 19 में डी, कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उपयुक्त शब्द के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 20 में सही संधि विच्छेद बताना है हमारा, तो इसमें कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? इसमें दिया गया है उपरोक्त, ऊपर प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त या ऊपरी प्लस उक्त, इसमें राइट आंसर क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में? इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त। और यही यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए शब्द के अंत में त्रुटि हो उसे पहचाना है, मतलब त्रुटि पहचानी है, वाक्य में कौन से वाक्य में त्रुटि है?
क्वेश्चन नंबर 21 में त्रुटि पहचाननी है। इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। यह इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बताओ क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में होगा ए नंबर, कृपया आप ही। इसमें ये त्रुटि है, इसमें कृपया आप ही त्रुटिपूर्ण है। इसका सही वाक्य आप ही होगा, इसका सही वाक्य आप ही होगा। इसमें कृपया लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बाद में यहाँ कृपया दिया गया है और शुरू में कृपया, क्योंकि जब बाद में कृपया दिया गया है तो शुरू में कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दुम दबाकर भागना। मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। दुम दबाकर भागना, दुम दबाकर भागना का मतलब होता है डर कर भागना, मतलब डर कर भागना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डर कर भागना, डर कर भागना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा वाक्य सातत्यबोधक भविष्यकाल में है। सातत्यबोधक भविष्यकाल बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। इसका राइट आंसर होगा सातत्यबोधक में जवान देश की रक्षा करते रहेंगे, जवान देश की रक्षा करते रहेंगे। इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जवान देश की रक्षा करते रहेंगे वाक्य सातत्यबोधक भविष्यकाल में है। इसमें दिया गया है टेस्टिमोशनल का हिंदी अनुवाद क्या है। टेस्टिमोशनल का हिंदी अनुवाद क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर बनेगा, इसका हिंदी अनुवाद होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। इसका हिंदी अनुवाद होता है प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कालंदी का पर्यायवाची क्या है। कालंदी का, कालंदी का पर्यायवाची क्या है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कालंदी का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर डी, यमुना। कालंदी का पर्यायवाची यमुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द। बढ़ा चढ़ाकर कई बात के लिए एक शब्द होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। 26 में राइट आंसर अतिशयोक्ति किस तरह लिखा है। अतिशयोक्ति रहता है ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विकृत आकार, वेशभूषा, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। तो ये किसके व्यवहार से उत्पन्न होता है। 27 में राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हास्य रस से उत्पन्न होता है। हास्य रस से विकृत वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार हास्य रस से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से विशेषण है, विशेषण बताना है हमें। लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 28 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, शांत एक विशेषण है। शांत, ऑप्शन नंबर 1 शांत एक गुणवाचक विशेषण है। ये गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। जबकि लंबाई, बुढ़ापा और समझ ये भाववाचक विशेषण है। जबकि लंबाई, बुढ़ापा और समझ ये भाववाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हरिगीतिका। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। यह एक सम्मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 या 12 मात्राएं होती हैं। 16 या 12 या 14 मात्राओं से क्रमशः 28 मात्राएं होती हैं। उसके अंत में इसके अंत में गुरु, इसके अंत में मतलब डबल मात्रा आती है, गुरु मात्रा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। निस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा निस उपसर्ग से बना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, निष्पाप। ऑप्शन नंबर बी, निष्पाप निस उपसर्ग से बना शब्द है, निष्पाप। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 30 में बनेगा निष्पाप। निष्पाप किस तरह से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा हमारा किस तरह से बनेगा, ये बनेगा निस प्लस पाप, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो निस हमारा ऑप्शन निकल जाएगा और पाप हमारा मूल शब्द निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सर्व के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति चुनिए। सर्व के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो सर्व के लिए पर्यायवाची शब्द कौन कौन से आते हैं। सर्व के लिए आते हैं ऑप्शन नंबर 31 में ऑप्शन नंबर बी, बियाल, भुजंग और उरग।
ब्याल, भुजंग और उरग। ब्याल, भुजंग और उरग सर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है? 32 में इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कारतूस। एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जो कि एक फ्रेंच भाषा से लिया गया है। जबकि अलमारी हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जबकि अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, मतलब क्वेश्चन नंबर 33 में राइट आंसर अर्थात महादेव। नीला है जिसका कंठ अर्थात महादेव ही है। इसमें तीसरे पद की ओर हमारे प्रधानता होती है, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। इसमें बहुब्रीहि समास होगा अर्थात भगवान शिव, बहुब्रीहि समास होगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। नीला है जिसका कंठ अर्थात महाशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रेखांकित शब्द का सही समासिक विग्रह बताना है। रेखांकित शब्द में रेखांकित का सही समासिक विग्रह, रेखांकित, रेखा से अंकित, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 34 में सी, रेखा से अंकित। रेखा से अंकित, ऑप्शन नंबर सी, रेखा से अंकित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। रसों की संख्या 8 मानी गई है भरत मुनि के अनुसार। ये है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रोद रस, वीर रस और भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है, जबकि भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है। तो इनकी संख्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द कौन सा बनेगा हमारा इसमें? तत्सम शब्द बनेगा हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 36 बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कारण। कारण एक तत्सम शब्द है। कारण एक तत्सम शब्द है। जबकि लोहा बंदर दो ही है, अरे तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? निम्नलिखित कवियों में गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती? राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती, तो राजस्थानी के अंदर कौन सी बोली नहीं आती? 38 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मगधी भाषा। मगधी भाषा ये राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती। मगधी भाषा ये पूर्वी हिंदी की बोली है। यह पूर्वी हिंदी की बोली है। यह राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 39, जो दिखाई न पड़े। जो दिखाई न पड़े एक के लिए एक शब्द होता है। इसके लिए एक शब्द बनेगा अदृश्य। अदृश्य, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक गद्यांश देखना है। क्वेश्चन नंबर पहले हमें इसमें गद्यांश पहला आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेंगे पहले। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो मिलाप शब्द में प्रत्यय बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 40 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आप प्रत्यय। इसमें आप प्रत्यय, मिल प्लस आप, मिल प्लस आप, मिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, दीर्घ तथा विभ्रत स्वर कौन सा है? दीर्घ तथा विभ्रत स्वर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आ एक दीर्घ और विभ्रत स्वर है। आ एक दीर्घ और विभ्रत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, उपेंद्र वज्रा किस छंद का प्रकार है? उपेंद्र वज्रा किस छंद का प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 42, में राइट आंसर बनेगा उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद। वर्णिक छंद है, एक वर्णिक छंद। ऑप्शन नंबर बी, वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मूल पाठ शब्दांश अनुवाद क्या हुआ? मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में राइट आंसर बनेगा इसका शब्द अनुवाद, मूल शब्द का शब्दांश अनुवाद शब्दानुवाद कहलाता है। शब्दानुवाद, ऑप्शन नंबर डी, शब्दानुवाद कहलाता है। बिना पलक झपकाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बिना पलक झपकाए क्या होता है? बिना पलक झपकाए के लिए एक सिनोनिम में कौन सा शब्द आएगा?
क्वेश्चन नंबर 44 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए ऐपलक। ऐपलक। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से 6 वाक्यों को प्रथम में अंतिम येरेलेवे इसमें बताना है, येरेलेवे बताना है इसमें। प्राचीन काल में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 45। प्राचीन काल में, प्राचीन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा प्राचीन काल में, प्राचीन काल में पुस्तकें इसका प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, पुस्तकें हस्तलिखित होती थी जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन होता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक हमें गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमें इसके उत्तर देने हैं। इसको पढ़ना, भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणीय है। उनका जन्म सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकारक, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं देश के सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी हैं। और आगे दिया गया है 1878 में कानून की शिक्षा पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की था। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव से भंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही है, जिनके लिए वर्ष 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1900 में हुए जलियांवाला हत्याकांड में उन्होंने भरपूर निंदा की। उनके विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तब भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगीत आमार सोनार बांग्ला उन्हीं की रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो इस प्रकार हमें इसके क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। अगर आप इसे गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे तो भी इसके जवाब दे देंगे बहुत ही आसानी से। जनगण मन का राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है जनगण मन का रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि ऊपर भी बताया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ जी ने क्यों लौटाई थी, क्यों त्यागी थी? तो इसका राइट आंसर बनेगा जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर 47 का बनेगा जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यह थी उनकी गीतांजलि। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि पुरस्कार प्राप्त हुआ। जबकि क्वेश्चन नंबर 49 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 49 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता कौन से समाज के नेता थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता ब्रह्म समाज के नेता थे, ब्रह्म समाज के। तो इस प्रकार आज का हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।